लीनियर मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम कैसा होता है और उसके ऊपर सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या असर पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल्स फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, वेव नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रोक्स एंड एंटी स्ट्रोक्स पीक्स। और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन ऑन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई बताओ। सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिलेक्शन रूल्स। तो पहले आप मुझे बताओ कि इसके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। देखो आपने पढ़ना क्या भाई, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, इजंट इट, लीनियर मॉलिक्यूल्स का भाई। तो पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, बताओ, लीनियर मॉलिक्यूल के सिलेक्शन रूल्स। और उनसे भी पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, लीनियर मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स। तो बताओ भाई, लीनियर मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं ई बार जे। ई बार का मतलब क्या है कि वेव नंबर में बात चल रही है, ओके। बताओ क्या होता है, बी जे इंटू जे प्लस 1, है ना, और माइनस डी जे स्क्वेयर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास भाई लीनियर मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स। और मैं कुछ समय के लिए सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट को नेगलेक्ट कर दूं तो बताओ मेरे पास क्या रह जाएगा, ई बार जे सिंपली क्या रह जाएगा, बी जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है बात, ओके। और अच्छा बात बताओ भाई, रोटेशनल एक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है, रोटेशनल रमन एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या होती है, देयर शुड बी एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। मतलब मॉलिक्यूल की भाई सभी दिशाओं में पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक सी ना होनी चाहिए। अगर मैं इसका मतलब क्या है, अगर मैं मॉलिक्यूल के ऊपर भाई मान ली यहाँ पर मॉलिक्यूल रखा है यहाँ पर, तो मैं ऐसे फील्ड लगाऊँ या ऐसे फील्ड लगाऊँ या ऐसे फील्ड लगाऊँ, तो ऐसा ना हो कि किसी भी दिशा का फील्ड लगाओ मॉलिक्यूल एक सा ही क्या हो, पोलराइज। तो अगर भाई आप कैसे फील्ड लगाओ, ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, तो हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल की, और भाई मॉलिक्यूल एक सा क्या होता है, पोलराइज। तो हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी क्या है, आइसोट्रोपिक। लेकिन अगर भाई मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड लगाने पर अलग अलग मैग्नीट्यूड से क्या होता है, पोलराइज, तो हम क्या बोलेंगे कि बताओ मॉलिक्यूल क्या है, एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ कि भाई रोटेशनल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या होती है, देयर शुड बी एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। और बस सिंपल सी बात है, एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। अब लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं, अब जो हमारे पास क्या होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल, ए बी टाइप या ए बी ए टाइप, भाई इनका क्लाउड ही क्या होता है, इलिप्टिकल, है ना। तो आपको साफ दिख रहा है, अगर इनका क्लाउड इलिप्टिकल नहीं है, सॉरी स्फेरिकल नहीं है, याद रखियो आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी सिर्फ कैसे क्लाउड की होती है, स्फेरिकल क्लाउड की। अगर क्लाउड स्फेरिकल नहीं है तो पक्की बात है पोलराइजेबिलिटी उसकी आइसोट्रोपिक नहीं है। तो आप बताओ भाई, क्या लीनियर मॉलिक्यूल्स का क्लाउड स्फेरिकल बनेगा कि इलिप्टिकल बनेगा, इलिप्टिकल। इसका मतलब बताओ क्या है कि इनकी पोलराइजेबिलिटी डेफिनेटली क्या होगी, क्या, एनाइसोट्रोपिक, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि सारे के सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रोटेशनली एक्टिव। भैया तो कंफर्म्ड है कि क्योंकि सारे के सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, एनाइसोट्रोपिक। इनका क्लाउड भी स्फेरिकल नहीं होता ना, तो सारे जितने भी क्या है दुनिया में लीनियर मॉलिक्यूल सब क्या होंगे, बोलो भाई, रोटेशनली रमन एक्टिव, ठीक है बात। सारे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम देंगे। और अब आप ये बताओ भाई, लीनियर मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल क्या होते हैं, इससे आते हैं। तो भाई मुझे क्या पता कि किन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी, तो आपने क्या मालूम करना पड़ेगा, भाई आप एक काम करो भाई, यहाँ से आप क्या बना लो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आपने बी की वैल्यू 0 पुट की, तो आपने जे की वैल्यू 0 पुट की,
जहाँ पर जे की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आपने जे की वैल्यू 1 पुट 0 पुट की तो क्या आ जाएगा पहली एनर्जी। तो क्या आएगी मेरे पास ये 0 भी, फिर तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई क्या आएगी ये J1 ये क्या आएगी 2B, ये बताओ क्या है J2 ये क्या आएगी हमारे पास 6B। भाई यहाँ पर J की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे पुट करते जाओ। अब अगली तो क्या है हमारे पास, तो 0B 2B 6B, फिर क्या है हमारे पास 12B J3 की, फिर हमारे पास क्या है बताओ भाई 20B, इजंट इट। तो ये हमारे पास क्या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनके बीच में कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, इजंट इट। तो बताओ भाई क्या किया जाए, अरे बोलो भाई। तो आपने करना क्या है, आपने इसके रोटेशनल सिलेक्शन रूल्स आपने मालूम किए, तो पता क्या मिले आपको, बोलो भाई। तो डेल्टा जे मालूम पड़े 0 और ±2, मतलब या तो रोटेशनल स्टेट चेंज होगी नहीं, और होगी तो भाई क्या होगी 2 स्टेप ऊपर या 2 स्टेप नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब J0 से J1 जाना अलाउड नहीं भाई। यहाँ से कहाँ पर जाना अलाउड है, J0 से कहाँ जा सकता है J2 में, J1 से J3 में, 2 से 4 में, 3 से 5 में, 4 से 6 में, या फिर डाउनग्रेड 2 स्टेप या 2 लेवल क्या सकता है डाउनग्रेड हो सकता है भाई, यानी J2 से J0, 4 से 2, 3 से 1, और या फिर क्या हो सकता है जहाँ था वहीं रहेगा। लेकिन भाई आपको पता है जो डेल्टा जे होता है ना, ये होता है एमिशन के लिए, किसके होता है ये, और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है प्लस का होता होगा ना, इजंट इट। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सिलेक्शन रूल बताओ कब लागू होते हैं एग्जैक्ट, तो बोलो भाई ये डेल्टा जे 0 ±2, याद रखो जब आपके पास अच्छा आप मुझे बताओ, हम बात यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बोलो भाई। आप यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम तो पढ़ रहे हो ना, कि पढ़ रहे हो भाई, क्या आप यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो क्या, नहीं। तो आप मुझे बताओ जब एक ही वाइब्रेशनल लेवल के रोटेशनल लेवल इन्वॉल्व हो, भाई आपको पता है इन सभी में वाइब्रेशन क्या है सेम है। तो जब आपने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम में सिलेक्शन रूल क्या थे रमन, नहीं माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रम में सिलेक्शन रूल्स क्या थे, डेल्टा जे ±1 थे ना भाई। वहाँ पर सिलेक्शन रूल्स क्या थे, डेल्टा जे ±1 हमको पता है भाई, इजंट इट। तो आप बताओ भाई, यानी आप एक स्टेप ऊपर एक स्टेप, लेकिन आपने -1 वाला सिलेक्शन रूल आपने इस्तेमाल किया था क्या, बताओ। हालांकि सिलेक्शन रूल क्या था डेल्टा जे +-1, लेकिन जब आपने प्योर माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो आपने डेल्टा जे -1 सिलेक्शन रूल इस्तेमाल किया था कि नहीं किया, नहीं किया भैया। आपने सिर्फ कौन सा सिलेक्शन रूल आपने इस्तेमाल किया था, डेल्टा जे +1। क्यों भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब एक ही वाइब्रेशनल लेवल की क्या हो रोटेशनल लेवल इन्वॉल्व हो, तो हम सिर्फ कौन सा सिलेक्शन रूल इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा जे +1 वाला, -1 वाला हम यूज़ नहीं करते भाई, समझ गए बात। तो उसमें और ना ही 0 वाला, तो यहाँ पर वैलिड सिलेक्शन रूल सिर्फ कौन सा होएगा, डेल्टा जे +2 वाला। फिर आप कहोगे अगर 2 स्टेप नीचे फिर उसका क्या, तो आपने करना क्या है, हालांकि कायदे से तो क्या होना चाहिए, डेल्टा जे 0 से यहाँ पर क्या होनी चाहिए रेलिंग स्कैटरिंग, डेल्टा जे -2 से यहाँ पर क्या होनी चाहिए। अच्छा तो अगर मैं कायदे से बोलूँ, तो अगर कोई मॉलिक्यूल J2 में रह जाए, फोटोन आए टकराए और मॉलिक्यूल हमारा J2 में रहेगा, तुम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड फोटोन कौन सा जाएगा, बोलो भाई कौन सा, न्यू एक्साइटेशन का ही कौन सी जाएगी हमारे पास, ये रेलिंग स्कैटरिंग। लेकिन अगर मान लिया वो 2 स्टेप कहाँ जाए नीचे आए, तब बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, यहाँ से वो तो क्या होगा ये गैप 6B, तो 6B एनर्जी की एक तरह से ये चिपकन देगा किसको बताओ, फोटोन तो हमारे पास। तो देखा जाए तो डेल्टा जे -2 से हमारे पास क्या आएंगी एंटी स्टोक लाइन, क्या बोला एंटी स्टोक लाइन्स आनी चाहिए ना भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि डेल्टा जे 0 से क्या आनी चाहिए रेलिंग स्कैटरिंग, डेल्टा जे -2 से तो क्या आनी चाहिए एंटी स्टोक, +2 से स्टोक क्यों भाई, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल J0 में है और वो कहाँ पहुँच गया J2 में, तो क्या मॉलिक्यूल की एनर्जी 6 भी नहीं बढ़ गई क्या,
तो ये 6 भी एनर्जी उसने किससे स्नैच की होगी बताओ भाई? पक्का इनकमिंग फोटोन से। उसने इनकमिंग फोटोन से जो टक्कर हुई होगी तो उसने 6 भी एनर्जी उसमें से निकाल ली होगी, इजंट इट? तो बताओ स्कैटर्ड फोटोन कौन सा होना चाहिए हमारे पास? न्यू एक्साइटेशन प्लस माइनस 6 बी वाला। तो आप ये कहोगे भाई फिर तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा जे माइनस यहाँ पर क्या आएगा? एंटी स्ट्रोक। भाई माइनस स्ट्रोक मतलब क्या है? मॉलिक्यूल कहाँ रहा है? नीचे। अगर मॉलिक्यूल नीचे आएगा तो वो एनर्जी अपनी भाई अटैच नहीं कर रहा है किसको? फोटोन को। भाई अगर मॉलिक्यूल डाउनग्रेड हो रहा है तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ नीचे ना। और अगर मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी घटनी चाहिए। यानी डेल्टा जे +2 से क्या आना चाहिए? स्टोक्स। -2 से क्या आना चाहिए? एंटी स्टोक। और 0 से क्या आना चाहिए? क्या भाई? रेली स्कैटरिंग। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसको -2 के बाद +2 से बोलना पड़े तो क्यों भाई? हालांकि है ये -2 से ही, लेकिन इसको +2 से बोलो, एनर्जी घटाओ। आप क्या काम करो भाई? आप डेल्टा जे +-2 करके आप डेल्टा जे इसके लिए काम करो आप एक बारी। अब इसको पढ़ लो। वेव नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रोक्स एंड एंटी स्ट्रोक्स पीक्स। अरे भाई वेव नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रोक्स एंड एंटी स्ट्रोक्स पीक्स। तो आप मुझे बताओ कि हमारे पास ई बार जे क्या था हमारे पास? बी जे इंटू J+1। हमारे पास ई बार जे क्या था? बी जे इंटू J+1। तो हमारे पास ई बार J+2 क्या आएगा बताओ? बी J+2 इंटू J+2+1। अब इसमें से माइनस कर दोगी तो आपको तो बताओ किसके लिए है? डेल्टा J+2 के लिए है ना। आप एक काम करो, आप सिंपली दो लेवल्स जिनके बीच में एक लेवल और भी है उनका गैप निकाल लो भाई। दो सक्सेसिव लेवल्स नहीं, दो भाई सक्सेसिव लेवल्स नहीं, सेकंड सक्सेसिव लेवल। क्या भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी, उनका आप गैप निकाल लो। बताओ क्या मेरे पास? तो ई J+2 माइनस ई जे, बताओ क्या आएगा? इसमें से माइनस करियो बी J+2 और J+2+1। इसमें से क्या माइनस कर दूँ? बी जे इंटू ये आएगा मेरे पास बी इंटू 4J+6। तो बताओ मेरे पास क्या आएगा? बी इंटू 4J+6। अब ये जो आपके पास बी इंटू 4J+6 आया है, ये दो सक्सेसिव लेवल का गैप नहीं है, दो लेवल्स जिनके बीच में एक लेवल और है उनका ये गैप नहीं है क्या? इजंट इट? बोलो भाई। हालांकि मैं निकाला किसे? डेल्टा J+2 से। अरे बोलो भाई। तो आप एक काम करो, इसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो किसी में, बताओ भाई? न्यू एक्साइटेशन में। तो बताओ भाई, तो बताओ मैं पहले बताओ न्यू बार रैली कहाँ पर आएगी? न्यू बार रैली कहाँ पर आएगी? न्यू बार एक्साइटेशन पे। न्यू बार रैली कहाँ पर आएगी भाई? न्यू बार एक्साइटेशन पे, इजंट इट? लेकिन भैया बताओ कहाँ पर आएगी? और न्यू बार रैली, और मैं वो बोलूँ कि न्यू बार स्ट्रोक। न्यू बार स्ट्रोक का मतलब क्या है बताओ? एक काम करो, आपको पता है दो लेवल्स जिनके बीच में एक लेवल और है उन्हें गैप कितना? बी इंटू 4J+6। आपने निकाला किसे? डेल्टा J+2 से। तो इस एनर्जी को बढ़ा दो और घटा दो। हालांकि आप कहोगे हमको तो डेल्टा J-2 से क्या करना चाहिए, लेकिन भैया बात याद रखो वो बात कब होती है? जब दो क्या हो? डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स इन्वॉल्व हो, तब हम डेल्टा J-2 सिलेक्शन रूल यूज करते हैं। समझ गए बात? और तभी डेल्टा J0 क्या होता है? वैलिड। नहीं तो आपने क्या बोलना है? तो डेल्टा J यार ना पूछूंगी मैं कह रहा हूं, हालांकि ये किससे आया है? अगर मैं ये कहूं स्ट्रोक किससे आएंगी? मैं कहूं भाई आपको पता है डेल्टा J+2 +2+1 0 -1 -2 तो क्या होता है? O P Q R और S ब्रांच होती है ना? किन होती भाई? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जो यहाँ पर ये नंबर है ना R ब्रांच, याद रखियो भाई कि ये जो 0 -1 -2 सिर्फ कब लागू होते हैं? जब दो डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल इन्वॉल्व हो। नहीं तो हम सिर्फ कौन से सिलेक्शन रूल यूज करते हैं बताओ? प्लस वाले, +1 या +2। अब हालांकि
तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ तो सिलेक्शन रूल क्या है, अरे भैया इस केस में सिलेक्शन रूल क्या, डेल्टा जी क्या है 0 और प्लस माइनस 2 ना, डेल्टा जे क्या 0 प्लस माइनस 2, तो 0 से क्या आएगा मेरे पास, देखा जाए तो ये किससे है मेरे पास, डेल्टा जे 0 से, लेकिन मैं इसे क्यों ब्रांच नहीं बोलूँगा, क्यों भाई, क्योंकि दो वाइब्रेशन लेवल इन्वॉल्व नहीं, समझ गए बात। अब हालांकि डेल्टा जे -2 मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल नीचे है, तो कितनी एनर्जी चिपका देगा बताओ, न्यू एक्साइटेशन प्लस बी इंटू 4J+6, लेकिन इसको मैं ओ ब्रांच नहीं बोलूँगा, क्यों भाई, इसको मैं ओ ब्रांच नहीं बोलूँगा, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि भाई दो अलग अलग वाइब्रेशन लेवल इन्वॉल्व नहीं, समझ गए बात। और सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ, बताओ अगर मॉलिक्यूल 2 स्टेप ऊपर चला जाए तब बताओ क्या होगा, तो तो भाई दो स्टेप ऊपर चला जाए तो b इंटू 4J+6 आपने क्या करना पड़ेगा अरे बोलो भाई, तो आपने b इंटू 4J+6 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो बताओ बस क्या आएगा, तो न्यू बार एंटी स्टोक क्या हमारे पास, न्यू एक्साइटेशन माइनस b इंटू 4J+6, हालांकि ये किससे है डेल्टा जे 0 से, ये किससे है डेल्टा जे -2 से, ये किससे है डेल्टा जे +2 से, यह क्या पसंद है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसे क्या नहीं बोलूँगा, इनको मैं क्यू ओ और एस नहीं बोलूँगा भाई, क्यों, मैं इसको भी एस बोलूँगा और इसको भी एस, क्यों बोलना पड़े, तो इनको आप एस बोल सकते हो, क्यों भाई, क्योंकि क्या है ये +2 से, लेकिन भैया हालांकि आई -2 से है, लेकिन इनको आपने बोलना नहीं है, क्योंकि -2 सिलेक्शन रूल कब लागू होता है, जब दो डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स इन्वॉल्व, तो अगर बोलना पड़े ना तो आपने इनको भी क्या बोलना है, तो न्यू एक्साइटेशन प्लस b इंटू 4J+6, न्यू एक्साइटेशन माइनस b इंटू 4J+6, दोनों आप क्या बोलो भाई, ऐसा बोलना पड़ेगी, तो पहले वो तो बोलो ही मत, क्यों कब बोलते हैं इनको ऐसे, जब भाई दो डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स इन्वॉल्व हो, और यहाँ पर भाई दो वाइब्रेशन लेवल इन्वॉल्व नहीं है, एक ही वाइब्रेशनल लेवल की जो क्या रोटेशनल स्टेट्स, उनके बीच में मतलब क्या होने लग रही है, ट्रांजिशन, इजंट इट, बेटा दे इसको भाई, अरे बोलो नहीं आया क्या आपको, तो बताओ भाई कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा कहाँ पर आएगा, तो आप ये बताओ भाई, इन लेवल से नजर है आपको, तो आप देखो भाई, बताओ क्या है हमारे पास, तो डेल्टा जे 0 से बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई, न्यू बार एक्साइटेशन डेल्टा जे +2 से क्या है हमारे पास, देखो +2 से हम कहाँ पर जा रहे हैं, ध्यान रखिए भाई, आप ये मानते हो कि वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम में आप प्लस वाले सिलेक्शन रूल से कहाँ पहुँचा करते, राइट में, और माइनस वाले से कहाँ पर आया करते, याद करो जब आपने क्या पढ़ा था वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पर क्या था, बैंड सेंटर ओमेगा ई, क्या था यहाँ पर ओमेगा ई, इजंट इट, और बताओ भाई आर ब्रांच कहाँ पर आई थी, ये आई थी ना आर ब्रांच, और ये बताओ क्या आई थी हमारे पास, पी ब्रांच, और ये किस आई थी, +1 से, ये किस आई थी -1 से, इजंट इट, लेकिन भाई यहाँ बताओ क्या है, बोलो भाई, यहाँ पर दो अलग अलग क्या है, सॉरी यहाँ पर भी पहली बात तो यहाँ पर आपने इनको ओ और एस नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि एक ही वाइब्रेशन लेवल के रोटेशनल लेवल्स इन्वॉल्व है, इजंट इट। दूसरी बात भाई, यहाँ बताओ अगर डेल्टा जे 0 हो, वहाँ पर डेल्टा 0 से अगर आती तो कहाँ पर आती, ओमेगा ई पे, यहाँ पर डेल्टा 0 से कहाँ पर आएंगी, न्यू एक्साइटेशन में कहाँ पर आएंगी, न्यू, क्योंकि सिर्फ क्या है रोटेशनल स्पेक्ट्रम भाई, तो क्या है यहाँ पर न्यू बार एक्साइटेशन पे, तो क्या है हमारे पास, क्या बोलो भाई, रेलिग स्कैटरिंग कहाँ पर आएगी, न्यू बार एक्साइटेशन, इजंट इट। अब बताओ डेल्टा जे +2 से मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा ना, बोलो भाई, तो स्कैटर्ड फोटोन क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पर भाई, आप यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड फोटोन स्टडी नहीं करते, आप यहाँ पर क्या स्टडी करते हो, स्कैटर्ड फोटोन। तो अगर मान लिया मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा
तो भाई स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या होगी, घटेगी ना। तो बताओ पीक कहाँ पर आएंगी, 2b 4b 6b 8b, नहीं आएगा आपको इस टाइप से भाई। अरे भाई ये क्या है, -2b -4b -2b -4b -6b -8b, तो किससे है बताओ, डेल्टा जे। तो आपको अजीब बात देखने को मिली भाई कि यहाँ पर तो प्लस वाले सिलेक्शन रूल से आप कहाँ पहुँचा करते, राइट में, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड फोटोन थे भाई। लेकिन यहाँ पर आप प्लस वाले सिलेक्शन कहाँ पहुँचते हो, लेफ्ट में, क्योंकि भाई आप एब्जॉर्ब्ड फोटोन नहीं बल्कि आप क्या स्टडी करते हो, स्कैटर्ड फोटोन्स, इजंट इट। और बताओ सिमिलरली अगर डेल्टा जे क्या हो, अगर डेल्टा जी तो क्या हो भाई -2, तब बताओ क्या आएगा हमारे पास, ये नहीं है क्या, बोलो भाई, बताओ क्या आएगा, +4b सॉरी +6b +10b +14b, नहीं आएगा आपको। तो ध्यान रखियो भाई, यहाँ पर रमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, प्लस वाले सिलेक्शन रूल से हम कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्मल स्पेक्ट्रम्स में क्या होता है, प्लस नॉर्मल वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, डेल्टा जे प्लस से हम कहाँ पहुँचते हैं, राइट में, और माइनस से कहाँ पहुँचते हैं, लेफ्ट में। लेकिन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, प्लस से आप कहाँ पहुँचते हो, लेफ्ट में, और माइनस से आप कहाँ पहुँचते हो, राइट में, इजंट इट। मिटा दे इसको, ओके, हमें आसान है उसके लिए, ठीक है। अच्छा एक बात और देखी, अच्छा तो भाई क्या अब आप यहाँ पर पीक पोजीशन मालूम कर सकते हो कि नहीं मालूम कर सकते भाई, बताओ भाई स्पेक्ट्रम, अरे भाई फॉर्मूला क्या बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या है, स्ट्रोक कैसे आएंगी, b × 4j + 6। तो बताओ यहाँ पर भाई, बताओ हमारे पास यहाँ पर न्यू बार रेलिग कहाँ पर आती है, न्यू बार रेलिग, न्यू बार एक्साइटेशन, न्यू बार स्ट्रोक कहाँ आती है, न्यू एक्साइटेशन -b × 4j+, और न्यू एंटी स्ट्रोक कहाँ पर आती है, न्यू एक्साइटेशन +b × 4j + 6। और ये मैंने आपको बताया था भाई कि जे कैसे पुट करना, बताओ क्या वो जे कैसे पुट करना है, और जे क्या होगा, n-1 क्या होगा, n क्या, कौन सी जे लाइन, अगर को बोले भाई पहली जे लाइन, नहीं सॉरी क्या ये पहली स्ट्रोक लाइन, तो जे क्या पुट करना होता अपने, 0 भाई, क्यों, 1 - 1 0। दूसरी स्ट्रोक लाइन जे क्या पुट करना है, 1, नहीं आएगा आपको। और यहाँ पर तो n क्या आएगा हमारे पास, n क्या आएगा, अरे भैया ये क्या है, ये तो जे है, और n क्या है, स्ट्रोक लाइन का नंबर, स्ट्रोक लाइन का नंबर कि कौन सी स्ट्रोक लाइन है भाई, ये मैंने आपको पढ़ा रखा ना। और नंबर कहाँ से आएगा हमारा, बताओ भाई, बताओ, तो बोलो भाई, फिर चलो आपको बात आपको मालूम पड़ गई ना भैया, और अब देख लियो भाई। तो आप मुझे बताओ, तो आप मुझे बताओ भाई, तो पहली स्ट्रोक तो कहाँ पर आई, पहली स्ट्रोक, जे की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या जी पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक कहाँ पर आएगी, 1 पुट करो, जे की वैल्यू 0 पुट करियो, एंटी स्ट्रोक यहाँ पर आएगी, स्ट्रोक कहाँ पर आएगी, न्यू बार एक्साइटेशन -b × 4j + 6। तो जे की वैल्यू 0 पुट की तो +-6b, 1 पुट की +-10b, 2 पुट की +-14b, नहीं आएगा आपको भाई। तो बताओ भाई यहाँ पर दो लाइन्स का गैप कितना बताओ, अरे भाई यहाँ पर गैप क्या है हमारे पास, ये तो क्या है न्यू एक्साइटेशन रेलिग भाई, और क्या आएंगी 6b, नहीं आएगा आपको। तो ये कहाँ पर है 6b। तो कोई आपको ये बोल दे कि रेलिंग स्कैटरिंग से पहली स्ट्रोक लाइन क्या है, कोई कह दे भाई कि रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स का, कोई क्या बोल दे कि भाई 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स क्या है रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और ये कह दे भाई पहली स्ट्रोक कहाँ पर आई है 30,012 पे, कितनी भाई। तो बताओ यहाँ पर रोटेशनल कांस्टेंट क्या है, तो आपको पता भाई रेल स्कैटरिंग से कितने होते हैं, पहली भाई एंटी स्ट्रोक कितनी है 30,012 पे।
तो 30,000 और 30,000 12 में कितना गैप आया 12 का, तो हम क्या बोलेंगे। और हमको थ्योरेटिकल गैप क्या होता है रेली स्कैटरिंग से पहली एंटी स्ट्रोक का गैप कितना होता है 6b। तो आपने 6 भी पुट करना है 12 सेंटीमीटर इनवर्स बराबर बी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ क्या आपको भाई आसान है मुश्किल है। तो क्या आप इस तरीके से भाई आसानी से मालूम कर सकते क्या किन की वैल्यू क्या आएंगी, इजंट इट। यहाँ ना आपको ये ठीक है। और बताओ भाई अब ये बोल दे कोई इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन ऑन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। बताओ भाई कि क्या असर पड़ेगा, बताओ किसका। अरे भाई बताओ क्या असर पड़ेगा, बताओ न्यूक्लियर स्पिन का। तो आपको मैंने पढ़ाया था ना वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में, अगर मॉलिक्यूल में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, बस सिंपल बात है, अगर मॉलिक्यूल में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपको पता अल्टरनेट लाइंस गायब हो जाएंगी किस केस में, बोलो भाई। अगर एंड पे कौन है बोसोन, मैंने आपको पढ़ाया था ना, अगर मॉलिक्यूल में क्या है बोसोन है, वो भी जीरो स्पिन वाले, कौन से भाई मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मॉलिक्यूल में क्या है बोसोन सर, वो भी कौन से जीरो स्पिन वाले, तो अल्टरनेट लाइंस क्या हो जाएंगी पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, इजंट इट। और अगर बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, अगर बोसोन क्या है जीरो से अलग स्पिन वाले एंड्स पे, और या फिर क्या फर्मियंस, तो क्या होगा इंटेंसिटी में सिर्फ क्या आएगा अल्टरनेशन। पता होगा ना आपको इस चीज़ का भाई कि नहीं, बताओ आपको मैंने आपको पढ़ा रखा भाई, ठीक है। तो इसी की बेसिस पे अभी बताओ भाई, जिससे नहीं पढ़ रखा वो जाके वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़े भाई, वहाँ मैंने पढ़ा रखा कि भाई इसका क्या इफेक्ट होता है। तो क्या होता है अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो अल्टरनेट लाइंस गायब हो जाएंगी, अगर एंड्स पे क्या उसके जैसे O2 में क्या होते हैं जीरो स्पिन वाले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न्यूक्लियस स्पिन क्या होती है जीरो, तो एंड वाले क्या हो जाएंगे डिसअपियर, सॉरी एंड पे अगर जीरो स्पिन हुआ तो क्या होंगे अल्टरनेट लाइंस गायब हो जाएंगी, ठीक है। नहीं तो बताओ भाई इंटेंसिटी रेशियो बताओ क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई I/1, अरे भाई I+1/I, समझ गए बात, ये रहेगा हमारे पास। अगर मान नाइट्रोजन क्या हमारे पास है तो आई की स्पिन क्या होती है 1, तो 1+1 यानी कि भाई इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 2:1 का क्या आ जाएगा अल्टरनेशन, किस केस में N2 के केस में। और अगर क्या हमारे पास H2 तो यहाँ पर हाफ और हाफ, तो 1.5 तो 3/1 आ गया, तो 3 का क्या जाएगा अल्टरनेशन, ठीक है बात। तो ध्यान रखियो भाई, अगर मान लिया अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर लीनियर मॉलिक्यूल में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो अल्टरनेट लाइंस क्या हो जाएंगी गायब हो जाएंगे। अगर क्या हमारे पास कौन सा भाई जीरो स्पिन वाले कौन है न्यूक्लियाई, अगर आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल में एंड्स पे क्या है जीरो स्पिन वाले न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल CO2 है या कौन है O2, तो उसमें क्या होंगी अल्टरनेट लाइंस क्या हो जाएंगी पूरी तरह से डिसअपियर। उनके अलावा और कोई है H2 है Cl2 है N2 है, वहाँ क्या आएगी इंटेंसिटी में अल्टरनेशन, ठीक है बात। तो भाई अब आप इसके भाई क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन मेरी बारी में आया था जून 2011 में नेट JRF पार्ट सी में, ठीक है बात। ये कहता है N214, क्या कहता है भाई, अरे भाई 14 वाली N2 है, कहता है N2 का ये बताओ रोटेशनल कांस्टेंट क्या है, ये कहता है N2 का रोटेशनल कांस्टेंट क्या बताओ भाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ये बोल दिया इसने, ओके। फिर कहता है द वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑफ दिस, ये कहता है अगर रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बताओ वेव नंबर क्या है 20,487, मतलब न्यू एक्साइटेशन क्या है 20,487 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्कैटर्ड स्ट्रोक्स लाइन ऑफ N2, ये कहता भाई ये बताओ पहली स्ट्रोक्स लाइन का क्या
नंबर होएगा। क्या भाई, पहली स्टोक्स लाइन का नंबर क्या हो भाई, ये बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ क्या आएगा मेरे पास। अब देखो अब दिक्कत क्या है भाई, अब मैं आपको बताऊं भाई, ये क्वेश्चन पहली बात तो भाई थोड़ा सेट नहीं करना आ रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है तो अल्टरनेट लाइंस की गायब होती ना। अब किसी को अगर मान लिया भाई आधा पता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो अल्टरनेट लाइंस क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखो ये बताओ सिर्फ कब होता है, जब जीरो स्पिन वाले हो भाई, नहीं तो गायब नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा लाइन में, यानी कोई लाइन गायब नहीं हो ना यहाँ पर। तो बताओ पहली स्टोक लाइन बताओ कितनी पे आनी चाहिए। पहले तो स्टोक लाइन के लिए, स्टोक्स लाइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार रेलिग लीनियर मॉलिक्यूल्स में स्टोक्स लाइन की फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार रेलिग माइनस बी इंटू 4j + 6। तो पहली स्टोक लाइन के लिए, पहली स्टोक लाइन तो n1 है, तो j कितना है, 0 0 पुट करियो। तो बताओ भाई, तो पहली स्टोक कितनी पाएगी, न्यू बार r माइनस 6 भी भाई। हाँ ध्यान रखो, अगर इसमें क्या होता बताओ, अगर इसमें एंड पे कौन होते, जीरो स्पिन वाले, तब बताओ क्या आता है यहाँ पर भाई, भाई बोलो, पहले लाइन गायब होती ना, और दूसरी लाइन क्या बन जाती, पहले लाइन, तब कौन सी आती 10b पे, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो हमको पता है भाई, बताओ कहाँ पर लाइन आती है, न्यू बार रेल लिखिए, तो कहाँ है वो, तो माइनस 6b माइनस 10b माइनस 14b, इजंट इट भाई। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, अरे बोलो भाई यहाँ पर क्या नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है लेकिन वही जीरो स्पिन वाले नहीं है। एंड तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोई लाइन गायब नहीं होगी ना, तो पहली स्टोक कितनी पे आएगी, न्यू बार माइनस 6b पे, न्यू बार रेलिग माइनस 6b, न्यू बार रेलिग क्या है 20,487 माइनस 6b कितना है 2, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इनवर्स, क्या है 20,475, कितना है भाई 20,475। बताओ कौन सा ऑप्शन आया, ये भाई जून 2011 में रखा नेट में पार्ट सी में 4 नंबर में। आसान की मुश्किल है, लेकिन एग्जामिनर में कहता हूँ ना ये क्वेश्चन सेट नहीं करना आया, क्योंकि वही एग्जामिनर को यहाँ पर -10 भी करना चाहिए था कंफ्यूज करने के लिए। क्यों भाई, क्योंकि हमको पता है कई बच्चे क्या सोचेंगे, जिनको आधा कॉन्सेप्ट पता है वो क्या सोचेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो अल्टरनेट लाइंस क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी भाई। तो J0 लाइन क्या होगी, गायब। कौन सी रहेगी, J1 वाली। तो J1 वाली कहाँ पर आएगी, अगर पहले लाइन गायब हो जाएगी, J1 कौन सी बचेगी अगली, 10b वाली। यानी वो क्या मानेंगे, यानी जो ये मानते हैं, जो क्या मानते हैं भाई बताओ, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री से अल्टरनेट लाइंस गायब हो जाएंगी, उनको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो 6b वाली गायब कर देंगे ना, और कहाँ माने अगली 10b पे। तो वो कितना कम करेंगे इसमें से, बोलो भाई 10, बोलो भाई -10b होगा उनका, तो -20, क्या भाई वो 20 घटाएंगे ना, तो क्या होना चाहिए 20,487 था। तो एक ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 20,467 रखना चाहिए था भाई। क्यों भाई, कोई बच्चे क्या मान के, क्यों, तो यहाँ पर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर किसी ने अल्टरनेट लाइंस गायब कर दी, वो क्या मानेगा कि पहली लाइन कौन सी बन जाएगी, न्यू एक्साइटेशन माइनस 10b वाली भाई, और b कितना है 2 सेंटीमीटर इनवर्स, तो कितने पे आनी चाहिए, नहीं है क्या आपको समझ में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, आ गया ना। ओके, अगला क्वेश्चन बताऊँ भाई, गेट में 4 नंबर का है और नेट में 8 नंबर का, आपको कैसे कैसे पॉसिबल भाई, गेट में 4 का और नेट में 8 का कैसे पॉसिबल होता है भैया। ऐसे पॉसिबल होता है कि आपको मैंने बता रखा गेट में क्वेश्चन एक टाइप आती है लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या भाई, गेट में एक टाइप होती है
लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें क्या होता है बताओ भाई? उसमें होता ये है कि वो क्वेश्चन हमारे टाइम पे आया करते 52, 53 या 53, 54, मान लो 53, 54 मान लो आप। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका 53वां ठीक है, 54वां गलत है, नहीं आपने सिर्फ 53वां अटैम्प्ट किया है, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे अगर वो ठीक है तो, गलत है तो कट जाएंगे दो, अरे दो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अगर आपका 53वां गलत और 54वां ठीक है, 53वां गलत और 54वां आपका ठीक है, तो 54 में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि 53वां, क्योंकि एग्जामिनर क्या पता भाई 53 में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसी के बाद आप क्या निकाल सकते हो? 54वां क्वेश्चन। अगर 53वां गलत करके आपने 54वां सोल्व कर दिया है, इसका मतलब बताओ क्या है? बोलो भाई, 53वां गलत करके आपने 54वां ठीक कर दिया, इसका मतलब क्या है? 54 में आपने तुक्का लगाया था, नहीं आ गया आपको? बोलो भाई। तो ये गेट में दो क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन मैंने भाई क्योंकि इनकी स्टेटमेंट एक होती है, क्वेश्चन दो होते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हम इकट्ठे कर दिए। ठीक है बात? तो गेट में क्या हो गई है, गेट के दो क्वेश्चन मैंने, गेट के दो नंबर वाले दो क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन में ऐड कर दिए। ठीक है बात? तो नेट में क्या हो, एक तरह से ये 8 नंबर नहीं होगी भाई। ओके, बताओ क्या है भाई, बताओ। ये कहता है, बोलो भाई, O2 मॉलिक्यूल के लिए, O16 के लिए रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20,491। ये कहता भाई किसी रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में न्यू एक्साइटेशन आपने क्या यूज़ की है? 20,491 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मान लिया। फिर क्या बोलता बताओ, बोलो तो फिर क्या बोलता है ये कहता पहली स्ट्रोक बताओ कितने पे आई है? 20,479 पे। ये कहता पहली स्ट्रोक कितने पे आई है? 20,479 पे। तो वो ये कहता है कि दो बातें बताओ, मतलब क्वेश्चन नंबर 53 में क्या था? 53 में तो ये था कि पहले बताओ रोटेशनल कांस्टेंट, और दूसरा ये था और बताओ नेक्स्ट लाइन कौन सी आएगी। तो बताओ भाई, तो भाई पहली स्ट्रोक कितनी है? 20,479 पे है, और न्यू एक्साइटेशन क्या है? 20,491। तो बताओ पहली स्ट्रोक कितनी पे आएगी? बोलो भाई। पहली स्ट्रोक बताओ कितने पे आएगी? कितने पे? आप क्या कहोगे भाई? बताओ स्टोक लाइन के लिए वेव नंबर क्या होता है? स्टोक्स लाइन का वेव नंबर क्या होता है जनरल? न्यू बार एक्साइटेशन माइनस बी इंटू 4J प्लस 6 होता होगा, इजंट इट? या आप यहाँ पे काम करो, J के वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट करते जाओ, तो बताओ आपको लाइन कहाँ मिलेंगी? बताओ भाई। तो ये क्या, न्यू बार एलिंग। ओके, तो लाइन कहाँ पर आती है? -6B, -10B, -14B, -18B। ये आते होंगे भाई, ये आ गया आपको? भाई J की वैल्यू 0 पुट की, -6B, J की वैल्यू पुट करो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और तो पिक्स कहाँ पर आएंगी? -6B, -10B, -14B, -18, -22B, इस पे आएंगे ना भाई। तो आपके अकॉर्डिंग पहले कहाँ पर चाहिए? -6B पे। तो मोस्टली बच्चों ने भाई ज़्यादातर बच्चों ने बताओ क्या किया? वो क्या बोले, ये कितने पे स्टॉक्स, मतलब तो ये कितने पे हमारे पास यहाँ पर? 20,491 पे। तो बोले पहली स्टॉक कौन सी होगी? -6B वाली। अब जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता कि भाई अगर मॉलिक्यूल में सेंटर सिमेट्री है और कैसे निकली आई है जीरो स्पिन वाले, तो अल्टरनेट लाइन गायब हो जाएंगी, वो तो क्या मानेंगे? वो तो पहली कहाँ पर आएगी? 6B पे। तो भैया क्या मानेंगे? तो ये तो क्या है, पहली तो आप बताओ भाई उनके अकॉर्डिंग। पहले तो रेलिंग स्कैटरिंग का और पहली स्ट्रोक का एक्सपेरिमेंटल गैप क्या है? कौन सा भाई? अरे भाई 12 सेंटीमीटर इनवर्स। रेलिंग स्कैटरिंग पहली स्ट्रोक का एक्सपेरिमेंटल गैप क्या है? 12 सेंटीमीटर इनवर्स। सब बताओ भाई,
आपका अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हो तो रेलिंग स्कैटरिंग और पहली स्ट्रोक का थ्योरेटिकल गैप क्या है 6b। तो आप तो क्या करोगे 12 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 6b। भाई आप तो बोल दो बी क्या आ गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन क्या ये गलत नहीं क्या? बोलो भाई। अब आपने बी 2 निकाल लिया तो आप अगली लाइन भी आप क्या करोगे गलत ही करोगे प्रिडिक्ट। अगर बी गलत आ गया भाई तो नेक्स्ट लाइन का प्रिडिक्शन भी क्या होगा गलत होएगा ना, क्योंकि बी गलत भाई गलत आपको गलत कैसे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि ये O2 है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अल्टरनेट लाइंस क्या होंगी गायब। तो पहली लाइन कौन सी आएगी 10b लेफ्ट, अगली भाई 6b वाली और 14b वाली क्या गायब होगी। तो वास्तव में थ्योरेटिकल गैप कौन सा होता है यहाँ पर, तो 10b इज इक्वल टू तो 12 सेंटीमीटर इनवर्स आपने 10b पुट करना है, यहाँ से b क्या आ जाएगा मेरे पास 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स। है आपको भाई यहाँ से हमारे पास b क्या आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स, इजंट इट। और अब b 1.2 आ गया। अब नेक्स्ट लाइन तो कहाँ पर आती है हमारे पास -18b पे माइनस, तो वो तो क्या आएगा तो न्यू एक्साइटेशन -18b। अब b कितना 1.2, तो 1.2 18 से मल्टीप्लाई करके और किस में से माइनस कर दियो बोलो भाई, बताओ क्या आएगा। तो 1.2 इंटू 18 इसमें से माइनस करियो। अरे 20,491 में से क्या करो 18, बी की वैल्यू 1.2 है, 18 भी कितना होगा कैलकुलेटर निकालो फटाफट। 21.6 को माइनस करो 20,491 में से, सबट्रैक्ट 21.6 कितना है भाई 20,069। कोई बात नहीं, तो कौन सा आंसर आता है भाई, तुम क्या बोलेंगे 1.2 तो क्या है और 20,069 क्या है नेक्स्ट स्टॉक लाइन। आ गई नहीं आपको, ये भी क्वेश्चन एटी में रखा है, आसान की मुश्किल है। और गेट में रखा ये 4 नंबर का, नेट में 8 नंबर का हो गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।